हेलो, कौन बोल रहा है? आदित्य, मेरी बात सुनो। मैं कौन बोल रहा हूँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम्हारी फैमिली खत्म होने वाली है। तुम्हारे दादाजी को मैं हार्ट अटैक देने वाला हूँ, तुम्हारी माँ ट्रक के नीचे आ जाएगी और तुम्हारे पापा आज ही के दिन सुसाइड करने वाले हैं। ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। देख, तू जो भी है ये फालतू की बकवास तो मुझसे ना ही कर। अरे क्या बोल रहे थे तुम? मेरे पापा तो कंपनी। हाँ, मालूम है मुझे, तुम्हारे पापा कंपनी में है और ये भी मालूम है कि उस कंपनी के बहुत सारे लोगों के ऊपर फाइनेंशियल स्कैम का आरोप लगा है और तुम्हारे पापा स्कैम के टॉप पर है। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं अभी उसी कंपनी के सामने खड़ा हूँ और तुम्हारे पापा सबसे ऊपर जा रहे हैं मेरे सामने। और देखो क्या? यही कि तुम्हारे पापा मेरे सामने छत पर से नीचे कूद गए, पर तुम तो अभी मनाली में अपनी बीवी के साथ जवानी के मजे ले रहे हो। उसकी वो सुगंध और उसका वो जिस्म, हाय, वो है ही इतनी सुंदर कि कोई उसे अकेला कैसे छोड़े। लेकिन अगर पति तुम्हारे जैसा बेवकूफ हो तो फिर बात अलग है। तुम्हें उसे यूं ही अकेला छोड़कर होटल से बाहर नहीं आना चाहिए था। कौन है बे तू? हेलो हेलो। फोन कट चुका था। पहले तो आदित्य को लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है और थोड़ी ही देर बाद उसे एक फोन आया कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया और इस बात का पता चलते ही उसके दादाजी को हार्ट अटैक आ गया। माँ जब दादाजी को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो एक ट्रक वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। वो ट्रक उन्हें आधे किलोमीटर तक घसीटते ले गया जब तक माँ और दादा दोनों की मौत नहीं हो गई। आदित्य ने जब ये बात सुनी तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो कहां जाता, कहां नहीं, कैसे वो चीजों को फिगर आउट करता, उसे कुछ नहीं सूझा। वो भागने लगा मानो दौड़कर ही वो घर चला जाएगा, पर पैनिक अटैक के कारण आदित्य को ब्लैकआउट हो गया। कुछ देर में उसे होश आया तो उसने झटपट अपने सारे दोस्तों को फोन लगाया। सबका बस एक ही जवाब था कि बहुत देर हो चुकी है। इस चक्कर में आदित्य ये भूल ही गया कि वो अपने होटल से बहुत दूर आ गया है। लेकिन कौन था वो जिसने आदित्य को फोन लगाया? क्यों किया उसने आदित्य के परिवार के साथ ये सब? कौन है ये आदित्य? आदित्यनाथ शंकर एक आम इंसान और अपनी आम जिंदगी की रोजमर्रा की मुश्किलों का मोहताज। 26 साल के आदित्य को कोई भी देखता तो बस यही सोचता कि इस जैसा इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता होगा। इसका कारण बस ये था कि आदित्य ने ना तो कभी अपने परिवार के बारे में ढंग से सोचा और ना ही जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ ऐसा किया कि कोई उसे याद रख सके। सब जानते थे कि कच्ची उम्र में ही आदित्य गलत संगत में पड़ गया था। वो अक्सर अपने उम्र से बड़े लड़कों के साथ उठना बैठना करता। धीरे धीरे उनके साथ सिगरेट, दारू पीना और हाई ड्रग लेना भी उसने शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसके दादाजी ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और तब से आदित्य ने एक तरीके से अपने घर वालों से रिश्ता ही तोड़ लिया। जब स्कूल के बाद भी कॉलेज खत्म हुआ तो आदित्य गुड़गांव में अकेला रहने लग गया। आदित्य के परिवार वाले उसकी चिंता करते, लेकिन आदित्य उन्हें इग्नोर करके ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ नशे में हाई हुआ पड़ा रहता। घर वालों को उसकी करतूतों का पता चला जब पुलिस ने उसे ड्रग के साथ पकड़ा। इस घटना के बाद सबको उसकी चिंता होती थी कि वो कैसे अकेला रहेगा, कहीं नशा उसे बर्बाद न कर दे। इसीलिए दादाजी ने मौका देखकर गुड़गांव की ही एक बड़े परिवार की लड़की से उसकी सगाई कर दी। अब पहली बार आदित्य की जिंदगी में कोई और था जो उसकी बातें सुनता था। आदित्य खुश था, पर एक दिन आदित्य ने अपनी मंगेतर मल्लिका को किसी लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले पार्क में देख लिया। ये वही पार्क था जहां अक्सर संस्कृति के ठेकेदारों से बचने के लिए लवर्स छुप के मिला करते थे। जब आदित्य ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगवाकर तहकीकात करवाई तो उसे पता चला कि वो लड़का मल्लिका का बॉयफ्रेंड ही था। दोनों शादी के पहले भागने की सोच रहे थे। आदित्य के जानने वालों को यह पता था कि उसे बुरी चीजों की लत तो है, लेकिन उस दिन सबने उसका गुस्सा भी देख लिया। आदित्य ने उस लड़के को इतना मारा कि अधमरी हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। आदित्य को जेल हो गई। आदित्य जेल में दिन भर कैदियों के साथ बात करता था, दिन भर उनके अनुभव की कहानियां सुनता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर और गुस्सा पनपने लगा। जेल का माहौल दिन ब दिन उसे और खतरनाक बनाने में लगा हुआ था। आदित्य ने 6 महीने जेल में गुजारे। जब वो लौटा तो अपने ही घर से बाहर निकलने में उसे शर्म आने लगी। अब वो घर वालों पर चिल्लाता और घर में ही छुपकर नशा करने लगता। उसका ये बिहेवियर देखकर घर वालों को चिंता होने लगी कि कहीं वो पागल न हो जाए।
मजबूरी में दादाजी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। इस बार जल्दबाजी में एक लड़की से आदित्य की शादी कर दी गई। शादी के बाद उन्हें वापस गुड़गांव भेज दिया गया, लेकिन इस फैसले का अंजाम भी वैसा नहीं हुआ जैसा घर वालों ने सोचा था। मल्लिका यानी अपनी पहली मंगेतर से धोखा खाकर आदित्य चुप रहने लगा था। दबे हुए गुस्से ने उसे और कड़वा बना दिया था। इस सब का खामियाजा उसकी पत्नी मृणाली को ही भुगतना पड़ा। शादी के बाद बरसों का गुस्सा हिंसा के रूप में पत्नी को फेस करना पड़ा। शुरुआत में आदित्य सिर्फ चिल्लाता था, फिर गाली गलौज से हाथ उठाने तक का सफर जल्दी ही उसने तय कर लिया। थोड़े टाइम बाद ही मृणाली ने अपने पापा की मदद से उनकी ही फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर ली। वो अब बिजी रहने लगी। आदित्य को उसके बिहेवियर के चलते पिछली जॉब से निकाल दिया गया। तब मृणाली के पापा ने उसे भी अपनी कंपनी में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में रख लिया। शादी को 3 साल हो गए थे। आज भी आदित्य मृणाली को मारता था, पर वो इसी उम्मीद से सब कुछ सहती थी कि एक दिन आदित्य जरूर बदलेगा। आदित्य उसे कितना भी मारे, पर वो मारपीट की बातें कभी भी बाहरी दुनिया के सामने नहीं लाती। जब उनकी 3री सालगिरह आई तो कंपनी ने उन्हें मनाली ट्रिप का गिफ्ट पैकेज दिया। अब ना चाहते हुए भी आदित्य को ट्रिप के लिए हाँ करनी पड़ी थी। पति पत्नी एनिवर्सरी हनीमून के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर आदित्य न ही मृणाली के साथ कहीं शॉपिंग पर जाता और ना ही उसे ढंग से बात करता और ना ही दिखावे के लिए ही उसके साथ घूमता। इसी मनाली हनीमून ट्रिप के 7वें दिन आदित्य के पास उस अननोन नंबर से फोन आया था, जिसने उसके परिवार की मौत की बात उसे पहले ही बता दी थी। अब आदित्य अपने परिवार को तो खो चुका था, लेकिन उसके सामने उसकी पत्नी मृणाली का चेहरा घूमने लगा। अगर वो समय पर पहुंच गया तो वो इस दुनिया में अपने आखिरी करीबी इंसान को बचा सकता था। वो तेजी से अपने होटल की तरफ भागा, लेकिन जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि मृणाली के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। बेसुध सी पड़ी मृणाली के हाथ से खून बह रहा था और उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। आदित्य को समझ में आ गया कि किसी ने उसकी बीवी का रेप आदित्य ने पूरी बात उस साधु को बताई। साधु बहुत हैरान हुआ। वो विश्वास ही नहीं कर पाया कि किसी इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो असहनीय है। मैं समझ तो नहीं सकता, पर इतना जानता हूं कि परिवार को खोना इंसान को बहुत पीछे धकेल देता है। आदित्य ने अपनी निराशा जताते हुए उनसे कहा, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं? बस अपनी जिंदगी के नाम रो सकता हूं और कुछ तो चारा ही नहीं है मेरे पास। साधु बाबा ने गंभीर होते हुए आदित्य से कहा, यही तो बात है इंसान की कि वो हमेशा सोच लेता है कि उसके पास कुछ चारा नहीं है, बस एक फैसले की बात होती है। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूं, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा समय चाहिए ताकि तुम उनसे बदला ले सको
जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। आदित्य ने उनसे पूछा, कितना समय? साधु बाबा ने उससे कहा, 10,000 साल। आदित्य को यह मजाक पसंद नहीं आया। मजाक मत कीजिए, इंसान कभी भी 10,000 साल नहीं जी सकता। और फिर मैं कैसे? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं इंसान की बात कर रहा हूं? आदित्य के माथे पर शिकन आ गई। मतलब? साधु ने आदित्य को समझाया, मतलब जान पाना इतना आसान नहीं। बस तुम्हें एक फैसला लेना है। तैयार हो उसके लिए? आदित्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ना ही कहीं जाने के लिए जगह। जो लोग उसे खाई के नीचे फेंक गए थे, उनके हिसाब से तो वो मर चुका था। जीकर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपना मन बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी। हाँ, मैं तैयार हूं। 10,000 साल क्या, अगर आप 1,00,000 साल भी बोले तो उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं जिसने मेरे परिवार को तबाह किया है। साधु महाराज ने आदित्य का आत्मविश्वास देखते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ये जड़ी बूटी पी लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे अनोखे सफर के लिए जो तुम्हारे इस इंसानी जीवन को खत्म करके तुम्हें एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएगा। आदित्य वो जड़ी बूटी पी लेता है और जिस पल आंख खोलता है उसे ऐसे दिखता है जैसे पूरा संसार एक सफेद प्रकाश की रोशनी में चौंधिया रहा है। कहीं पर भी जमीन नहीं है, वो बस बादलों के बीच में तैर रहा था। कभी कभी उसे साधु की परछाई जरूर नजर आती थी, पर वो भी धीरे धीरे मिटने लगी और फिर नजर नहीं आई। कुछ समय के बाद उस दुनिया में आदित्य धीरे धीरे एक बादल की तरफ जाने लगा। उस बादल से एक रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो उसके अंदर समा गया। एक जोर की बिजली के साथ आदित्य की आंखें खुली और उसने आसपास देखा। वो एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी और ऊपर पंखा चल रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है। इतने में बाहर से उसे एक आवाज आई, नर्स, लगता है आदित्य को होश आ गया। जब आदित्य ने ये शब्द सुने तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मृणाली की आवाज है। अगले ही पल मृणाली उसके पास आकर बैठ गई और आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वही चेहरा, पर उसकी सुंदरता का आभास आदित्य को आज पहली बार हुआ था। मृगनयनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, एक छोटी सी नाक, होठों पर एक तिल और लंबे घने बाल। इस सब का यही मतलब है कि मृणाली जिंदा थी। आदित्य 10,000 साल का सफर पूरा कर अपना बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेकर वापस आ चुका था। लेकिन आदित्य इस सोच में था कि क्या वो कभी अपना बदला पूरा कर पाएगा।